जो आज का हमारा टॉपिक है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, है ना। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कोऑर्डिनेशन थ्योरी। देखिए एनसीईआरटी की शुरुआत तो यहीं से हुई है। इसके पहले वाली चीज़ें जो हमने आपको बता दिया तो वो इस थ्योरी के बाद एनसीईआरटी में गिवन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब एक प्रश्न ये है कि ये थ्योरी क्यों, है ना। तो पहले क्वेश्चन ही आ जाए कि ये थ्योरी क्यों, व्हाई। पहले ये क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अब देखिए बच्चों, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, हमारे सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चर्चा होगी तो हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब कि यूज करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मतलब व्हाई दिस थ्योरी, है ना। व्हाई, हम क्यों इस थ्योरी को पढ़ना चाह रहे हैं। व्हाई डू वी रीड दिस थ्योरी, है ना। व्हाई डू वी रीड दिस थ्योरी, व्हाई डू वी रीड दिस थ्योरी, है ना। तो अभी एक मोटी बात यहाँ पर आ गई कि तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करना है। टू यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिंपल सी बात है। टू यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टू यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज कर सकें, है ना। तो इसीलिए हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं। तो यूज हम कब कर पाएंगे, हमें कई चीजें समझना पड़ेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें जानना है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानना है। हमें और क्या जानना है, हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जानना है, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज जानना है। हमें जो है ऑप्टिकल बिहेवियर समझना है, ऑप्टिकल बिहेवियर समझना है। हमें इस कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझना है ना। तो हमें इस कंपाउंड की ज्योमेट्री और आइसोमेरिज्म के विषय में समझना है, ज्योमेट्री जानना है। हमें क्या जानना है, आइसोमेरिज्म समझना है। तो ये बहुत सारी चीजें हमको समझना है। तो उस दिशा में वार्नर साहब का ये पहला प्रयास था, जिसमें उन्होंने अपने कुछ पॉइंट दिए। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया इन्होंने, वार्नर साहब ने। तो कुल मिलाकर के स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ी सी जो बात की, थोड़ी सी बात उन्होंने ज्योमेट्री पर की, इस पर बात नहीं की, इस पर भी बात नहीं हुई। आइसोमेरिज्म पर भी थोड़ी सी बात किया उन्होंने। केमिकल प्रॉपर्टी पर भी थोड़ी सी बात की गई, है ना। अब डिटेल में तो इस पर भी बात नहीं हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज पर थोड़ी सी बात उन्होंने किया। तो फिर उन्होंने क्या कहा और उन वार्नर्स थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे, तो वो हम लोग समझते हैं एक एक करके, और कैसे उन्होंने प्रैक्टिकल करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने का प्रयास किया। तो आइए वो सब समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कहानी की शुरुआत जो है कुछ ऐसे शुरू हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर जो है मेन पॉइंट ऑफ वार्नर्स थ्योरी, तो इनके मेन पॉइंट क्या थे, मेन पॉइंट, इनके मेन पॉइंट क्या थे वो चीज हम लोग देखते हैं। तो पहले पॉइंट में इन्होंने बताया कि एवरी एटम, every atom shows two type of valency.
यहाँ पर एवरी मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पर पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया नंबर 1, एवरी एटम हैज टेंडेंसी, एवरी, अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं इस चीज को। इन्होंने क्या बताया कि मेटल एटम इन सेंट्रल मेटल एटम है ना, क्या बताया कि जो ये सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी लिखें, इन कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड shows two type of valency, two types of valency है ना। तो पहला पॉइंट ये बताया कि सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसी। तो एक इन्होंने बताया प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा इन्होंने बताया सेकेंडरी वैलेंसी, तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोग क्या जानते थे, अभी तक हम लोग यही जानते थे कि भाई कोई एक एटम है तो उसकी कुछ एक फिक्स वैलेंसी है। लेकिन अब वार्नर साहब ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ये दो प्रकार की वैलेंसी शो करेगा, है ना। एक प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा और एक सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। अब प्राइमरी वैलेंसी के रिस्पेक्ट में दो बातें बताई इन्होंने कि प्राइमरी वैलेंसी जो है ये सेटिस्फाइड, इसमें एक बात ये बताई कि ये satisfied by negative आयन है ना। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होगी और क्या होगी, आयोनाइजेबल है, और क्या है, आयोनाइजेबल है ना। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, तो ये क्या है, आयोनाइजेबल है। तो ये दो बातें हमें याद रखना है प्राइमरी वैलेंसी के रिस्पेक्ट में। प्राइमरी वैलेंसी के रिस्पेक्ट में ये दो बातें हमें याद रखना है। ये दो बातें इन्होंने बताया, सबकी मीनिंग हम समझेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी के विषय में इन्होंने दो बात बताई कि सेकेंडरी वैलेंसी, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो सेकेंडरी वैलेंसी से और क्या डिसाइड होगा, ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो चलो इन सभी बातों को एक एक करके पॉइंट वाइज बना करके हम लोग समझते हैं और एग्जाम्पल भी लेते हैं कि कैसे इन्होंने इन चीज़ों को प्रूव किया और कैसे समझा। तो कुल मिला करके अब हमारे पास, है ना,
कुल मिलाकर के अब हमारे पास यही सब पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल बिहेवियर है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर उसका क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उसमें जो है ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है ना, इसमें क्या समझना है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जानना है ना। तो आगे हम लोग जो है इस थ्योरी में बहुत कम बातें डिस्कस की गई हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर देते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलो, तो पहले पॉइंट को हम और छोटे छोटे पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो किया जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से। तो यहाँ एक पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी है ना, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी को किससे, प्राइमरी वैलेंसी को ऐसे डॉटेड लाइन से शो किया जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी को, सेकेंडरी वैलेंसी को इस तरीके से डार्क लाइन से शो किया जाएगा, है ना। अब इन्होंने कैसे सारी चीजें शो किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है, वो सब हम लोग देखेंगे, राइट। चलो इस प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को स्ट्रक्चर बना करके समझते हैं। एक कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड लिया बच्चों CO है ना, CuCl3 है ना, CuCl3 मान लीजिए ये कंपाउंड हमने ले लिया CuCl3, हमने ये कंपाउंड लिया CuCl3 इंटू 6NH3। देखो इस समय इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, उस जो वर्नर साहब ने थ्योरी दिया तो ऐसे ही लिखा जाता था। अभी हम इसको, इस कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं CuNH3 का 6 और Cl3, ऐसे लिखते हैं हम इसको, है ना। तो अब इसमें जो है, इसमें जो ये अंदर NH3 है ये तो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, यही कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। अगर आप अभी आपसे पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो आप बताओगे 6 है, मोटी बात है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जो है हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। अच्छा, इसमें जो 6NH3 है वो कुछ इस प्रकार से लगेगा, यहाँ पर लग गया आपका पहला NH3 है ना, NH3, दूसरा NH3 NH3, तीसरा NH3 यहाँ लग गया NH3, चौथा NH3 यहाँ लग गया, पांचवा जो है यहाँ लग गया, छठा जो है यहाँ लग गया। अच्छा, जो ये Cl है वो ये कुछ इस प्रकार से है ना, Cl जो है ये कुछ इस प्रकार से है। अगर Cl की हम बात करें तो Cl बच्चों ऐसे इससे जुड़ा हुआ है, ये डॉटेड लाइन जो है ऊपर हमने लिख भी दिया है ना। तो ये 3 Cl इससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, Cl Cl Cl, है ना। तो डॉटेड लाइन क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। अब वर्नर साहब इसकी ज्योमेट्री को कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं। अब ज्योमेट्री में इस Cl का कोई रोल अभी तक नहीं है। अच्छा,
सेकेंडरी वैलेंसी के विषय में आपको जो है दो बातें और जान लेना चाहिए कि ये नॉन आयोनाइजेबल है, यानी आयोनाइज नहीं होगी। बाकी हम सब समझेंगे, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। तो ये तीसरी बात आपको जान लेना चाहिए कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल है, और सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल आर नेगेटिव है। satisfied by neutral or are negative ion, न्यूट्रल और नेगेटिव आयन। तो देखो यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन है ना। तो ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अच्छा, ये इसमें किस में प्रेजेंट है, ये इसमें Cl माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है ना। तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये नेगेटिव आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो ये क्या है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। तो ये बात हो गई। अब हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल की मीनिंग क्या है ना। तो ये इस कंपाउंड का क्या बना दिया गया, स्ट्रक्चर बना दिया गया कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये मोटी मोटी बातें है ना। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको बातें बहुत ही क्लियर हैं। चलो तो आगे दूसरी बातें समझते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए। तो कैसे ये आयोनाइजेबल वाला मामला कैसे इन्होंने क्लियर किया, तो इस चीज को आओ हम लोग देखते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हम समझते हैं, और एक्सपेरिमेंट से बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि ये कंपाउंड लिया है ना। एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो हम आपको बताते हैं। ये इनका क्या एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सपेरिमेंट जो इनका था वो ये था, आप ध्यान दें कि इन्होंने लिया, पहली बार जो एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि CO है ना, CO6NH3, देखो CO6NH3 इंटू 4Cl है ना, 4Cl। तो ऐसा कुछ कंपाउंड इनके पास था। तो इन्होंने इसमें क्या ऐड कर दिया, एक्सेस AgNO3 है ना। इसमें इन्होंने क्या किया, एक्सेस में ऐड कर दिया AgNO3। तो इनको जो है क्या मिल गया, 4 मोल ऑफ AgCl। ये एक्सेस में है, एक्सेस। तो यहां इनको मिला 4 AgCl का प्रेसिपिटेट मिल गया, PPT बन गया 4 मोल का। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब इन्होंने सेकंड पॉइंट में CO.6 है ना, CO.6NH3 6NH3 इंटू 3Cl है ना, या Cl3, जैसे भी हम आप लिख दें। जैसे अगर ऐसा भी हम लिख सकते हैं
इसमें जब इन्होंने AgNO3 एक्सेस में ऐड किया तो इनको मिला 3 मोल। इनको क्या मिला? 3AgCl। अच्छा, अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने NH3 को कम किया, NH3 को कम किया। तो यहाँ किया इन्होंने 5NH3 इंटू Cl3, फिर इन्होंने यही सेम चीज लिया तो इनको अब मिल रहा है 2AgCl। फिर इन्होंने NH3 को कम किया, तो इनको मिला CO4NH3Cl2, है ना? सॉरी, Cl3। कंडीशन वही है, कंडीशन ऊपर वाली ही है। तो अब इनको मिल रहा है AgCl। अब इनको क्या मिल रहा है? AgCl। अच्छा, अब इन्होंने जब और NH3 कम कर दिया, CO4NH3 3NH3 कर दिया और फिर Cl3 लिया, कंडीशन वही लगाया। अब इनको नो PPT, कुछ भी नहीं मिला। तो यहां से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का। सिंपल सी बात है, देखो ये कितना मिला है 4 मोल, ये कितना मिला हुआ है 3 मोल, ये 2 मोल, ये कितना 1 मोल, है ना? ये 1 मोल मिला, ये कितना मिला 0 मोल। तो इसी एक्सपेरिमेंट से देखो, इससे कुछ हमें भी कुछ, आपको भी देखने से कुछ ऐसा आभास होगा कि आखिर दरअसल ये हो क्या रहा था, ऐसा क्यों बदल रहा था, पीपीटी का अमाउंट कैसे बदल रहा था, इसके पीछे का रीजन क्या था। देखो, ये जो कंपाउंड लिखे गए हैं इसको अभी इस समय कैसे लिखा जाएगा? जैसे इसको लिखा जाएगा CONH3 का 6 और फिर Cl4। इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे CONH3 का 6 Cl4 Cl3, है ना? इसको कैसे लिखोगे? CONH3, है ना? इसको अभी कैसे लिखेंगे, लिखते हैं हम, जो क्रम है CONH3 5Cl, पहले Cl लिखना चाहिए। चलो पहले हम यहाँ Cl बना देते हैं, Cl CO, है ना? ऐसे CO, फिर यहाँ बाहर Cl2, फिर यहाँ पर भी CO Cl2 NH3 का 4, फिर बाहर क्या बचेगा Cl2, है ना? यहाँ पर देखो Cl3 हर जगह हमने लिया है, 2 Cl अंदर ले लिया तो अभी 1 Cl बाहर बचेगा। इसको कैसे लिखोगे? सिंपल, CO, है ना? CO ये आयन की फॉर्म में बन जाएगा, है ना? CO Cl3 NH3 का थ्राइस, CuCl3 हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, CuCl3 NH3।
अब देखो ध्यान दो, अब एक मोटी मोटी बातें यहाँ हम समझेंगे। तो ये तो देखो इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है यहाँ पर, मोटी मोटी बातें देखो। अगर मैं कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड कर दे रहा हूँ तो आप फिर से लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप जितनी बार लिखेंगे वो दिमाग में उतना ही बैठेगा, है ना। जैसे मान लो मैंने दूर दूर लिखा था तो बीच में मैं आपको सेटिस्फाई करता चल रहा हूँ, आपको समझाता चल रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ आपके पास बीच में जगह नहीं है तो फिर से लिखिए, या आगे यहाँ 2 पेज एरो बना करके इसको इंडिकेट करिए, है ना। तो जैसे देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये क्या है, यहाँ पर अगर हम विचार करें तो देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और ये टूटेगा तो कितना आयन देगा, 5 आयन देगा, 5 आयन, जिसमें क्या रहेगा, एक जो है कटायन रहेगा और 4 एनायन रहेगा, है ना। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये भी जब ब्रेक करेगा तो कितना आयन देगा, 3 + 1 4 आयन देगा, 4 आयन, ठीक है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये भी कितना आयन देगा, 2 + 1 3 आयन देगा। इस पर अगर विचार करोगे तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये कितना आयन देगा, 2 आयन देगा। और ये कोई आयन नहीं देगा, ये इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, नो इलेक्ट्रोलाइट, नो इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर कोई आयन नहीं होगा, नो आयन, है ना। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं जिसे इस थ्योरी में हमें क्या करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा भाई, है ना। तो चलो आगे मिटा करके फिर से थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को और समझते हैं कि और क्या है मामला इससे जुड़ा हुआ। तो एक सभी में एक कॉमन बात सब लोग देख रहे हैं, है ना। यहाँ से सभी में कुछ कॉमन बातें नजर आ रही हैं, उसको हम पॉइंट में बना करके लिख देंगे और यही इंडिकेट भी कर देंगे। अब देखो ये सब तुम्हें ऐसा नहीं है कि याद करना बहुत जटिल है ना। और ऐसा नहीं कि बहुत तुम दम लगा करके याद ही करोगे, लिखोगे तो दिमाग में बैठेगा। अब हर जगह कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिमिलर है, 6 ही है, चाहे जहां भी आप देखोगे, है ना। इस केस में देखोगे तो यहां पर भी जो कंपाउंड है सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, और यहां पर भी 6 है ना। सभी में 6 है। 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे काउंट करते हैं, यही जो अंदर लिखा गया है, देखो ये 6 यहाँ है, यहाँ भी 6 है, यहाँ देखो 5 ये है, एक ये है, 6 हो गया। यहाँ देखो 4 है, यहाँ 2 है, 6 ये भी हो गया। यहाँ देखो 3 3 ये भी 6 हो गया। तो सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पर अब इसका मतलब कि देखो ऐसे ही डिसाइड हुआ ना कि ये जो अंदर है ये आयनाइजेबल नहीं है, बाहर जो है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वही आयनाइजेबल है, बाहर जो है वही क्या है, आयनाइजेबल है। अच्छा, जो एक और पॉइंट इन्होंने बताया इसमें, यहाँ पर आप अगर हम ध्यान दें तो यहाँ एक पॉइंट ये है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये हमारे पास क्या है, CONH3 है ना। यहाँ पर देखो
एक पॉइंट ये समझने वाली बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये है हमारे पास CuNH3 CuNH3 6 है ना। अब यहाँ NH3 6, बाहर क्या है Cl3 है। अगला कंपाउंड है CuNH3 पहले समझ लो। CuNH3 इसका 5 और बाहर क्या है Cl2 है। फिर CuClNH3 और बाहर क्या है 4 है ना। CuCl2NH3 है ना। CuCl2NH3 बाहर जो है क्या बचेगा, एक Cl बचेगा। अच्छा, यही चीज 2 बार है। इसमें जो है एक और चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। CO, यही देखो, यही चीज मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूं। कुछ आपको बताना है, क्या बताना है वो आप देखो। NH3 4Cl, ये एक पॉइंट है ना। ये क्या है, एक हमारा पॉइंट है इसमें। या हम जो है इसको ऐसे ही हम लोग जो है मिटा दें, इधर वाली चीजें मिटा दें। चलो तो पॉइंट सही क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसको जो है हम ऐसे, सभी ये क्या है, कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये एक पॉइंट है, ये समझ लो, ये एक पॉइंट है। ये भी है, ये भी है, ये है, ये है ना। ये एक पॉइंट है। तो मैं इसमें आपको क्या बताना चाहता हूं, इसका जो कलर उन्होंने देखा, कलर, तो ये था हमारे पास येलो, और ये है पर्पल, पर्पल, ये है ग्रीन, है ना। ये क्या है, ग्रीन है। ये क्या है, वायोलेट है। ये कलर, कलर उन्होंने देखा। अब देखो यहां सेम कंपाउंड जो है, आप इसमें देखो सेम कंपाउंड सेम कलर दे रहा है, वो डिफरेंट कलर दे रहा है। कैसे? तो बच्चों यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं, यहां पर हम आपको बच्चों ये बताना चाहते हैं कि ये आइसोमर की वजह से है। देखो सेम कंपाउंड है, ये दोनों क्या है, सेम कंपाउंड है, लेकिन ये कलर जो है डिफरेंट है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोमर हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि ये सब गुरुजी कैसे याद होगा, बहुत ही सरल है। बस एक बार लिखो, एक बार काम करने से पीछे मत हटो, फिर देखो ये सारी बातें कितनी सरल और सिंपल हैं। लेकिन एक बार काम करने से पीछे मत हटो, एक बार काम करो, है ना। तो अच्छा, सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट हम लोगों ने सीखा, उसमें उनका ये एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, इन दोनों को आइसोमर बोल दिया गया। सेकेंडरी बैलेंसी आप समझ गए, प्राइमरी बैलेंसी आप समझ गए। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने एक बात बताई, चलो उसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि एवरी एलिमेंट्स टेंड टू सेटिस्फाई। एवरी एलिमेंट है, मतलब यहां पर हम अगर बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर अगर हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट वर्नर का दूसरा पॉइंट चलो सोचते हैं कि एवरी एलिमेंट जो है, प्रत्येक CMA, यहां हम CMA की बात करेंगे। एवरी CMA हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई इट्स बोथ वैलेंसी, है ना। तो ये बात देखो जरा समझो,
बहुत ही सरल है। दूसरा पॉइंट ये है कि एवरी सीएमए, यहाँ पर वैसे तुम लिख सकते हो एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, या लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम। एवरी सीएमए हैज टेंडेंसी टू satisfy to satisfy to satisfy its both valency, both valency। कौन कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी भी वो चाहता है, सेकेंडरी वैलेंसी भी चाहता है सेटिस्फाई करना। तो आप कहोगे गुरुजी वहां तो सीएल आप घटा दे रहे थे, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई कर रहा था, प्राइमरी कैसे सेटिस्फाई कर रहा था? तो एग्जांपल से समझ जाओगे। देखो ये इंग्लिश में हमने क्या लिखा है, एवरी सीएमए हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाइड इट्स बोथ वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपनी दोनों वैलेंसी पूरा करना चाहता है, प्राइमरी भी पूरा करना चाहता है, सेकेंडरी भी पूरा करना चाहता है। अब इस दूसरे वाले में एक सब पॉइंट है। सब पॉइंट ये है कि अगर निगेटिव आयन इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इफ नेगेटिव आयन is present inside coordination sphere, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, then this ion will satisfy both valency, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं जरा सा। जैसे अगर हमने लिया पीटी का केस लिया, देखो हमारे पास एक कंपाउंड, एग्जांपल से समझाते हैं। हमने पहला कंपाउंड इसमें लिया, पहला कंपाउंड PT6NH3Cl4, हमने ये कंपाउंड लिया, या यही ले लें Cl3 ले लें, चलो Cl3 ले लेते हैं, NH3 इंटू Cl3 ऐसा ले लिया। इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली बनाओ, कैसे बनेगा ऐसे, देखो PT ये है, 6 जो है फटाफट क्या जोड़ दो, NH3 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 NH3, ठीक है। 3 इसमें ये जोड़ दो, 3 इसमें ये जोड़ दो, है ना, Cl Cl Cl। अभी जैसे इसका इस समय का फार्मूला लिखो, इस समय कैसे लिखेंगे, PTNH3 का 6 और बाहर लगा देंगे Cl3। अब क्या करो, NH3 का 6, NH3 को कम करो, NH3 को इसमें कम कर दो, देखो NH3 को कम कर, यहाँ 6 है। दूसरा कंपाउंड ले लो, जैसे यहां पर हमने ले लिया NH3 को कम कर दिया, तो एक दूसरा कंपाउंड इसी से बना हुआ PT, है ना, PT
ये Cl, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तो कम होगी नहीं, PtCl NH3 का 5 और बाहर लगा दो Cl2। देखो अब ये जो Cl अंदर आ गया, ये जो Cl अंदर आ गया, ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, है ना, ये जो अंदर वाला Cl है यही यहाँ पर लिखा गया है, इफ नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये अंदर आ गया एक Cl, बाहर क्या है Cl2 है, बाहर क्या है ये वाला Cl2 है, NH3 को कम कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो हालांकि अभी ये आयोनाइजेबल नहीं है, हालांकि ये आयोनाइजेबल नहीं है। कैसे, यहाँ पर अगर देखो ध्यान दोगे आप तो यहाँ भी Pt किसमें है, यहाँ भी Pt थर्ड में है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ भी Pt किसमें है, यहाँ भी Pt थर्ड में ही है, यहाँ पर भी Pt किसमें है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ भी निकालोगे यहाँ भी निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड ही आएगी, है ना। तो ये चीज है। चलो हम चार्ट एक बना करके आपको थोड़ा और डिटेल देते हैं इस पॉइंट के विषय में, एक चार्ट बना करके थोड़ा और डिटेल देते हैं इस पॉइंट के विषय में, राइट। तो एक चार्ट हम लोग बनाते हैं। चलो इस पॉइंट पर एक छोटा सा हम लोग चार्ट बनाते हैं। तो क्या चार्ट बनेगा, देखो चार्ट बहुत सरल है, तुम भी बिना देखे भी बना सकते हो, है ना। एक बार तुम जब तक मैं बना रहा हूं तब तक देख लो, फिर इसे याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही याद रहता है। इसमें कुछ ऐसा कोई जादूगर वाली बात नहीं है कि आपको बहुत दिमाग ही लगाना पड़ेगा। एक बार तुम चार्ट को देखोगे ये हमेशा के लिए अपने आप ही याद हो जाएगा। देखो ये हमने कंपाउंड लिया, ये हमने क्या कौन सा कंपाउंड ले लिया, हमने कंपाउंड ले लिया बच्चों प्लेटिनम का। तो Pt है ना, Pt6NH3 इंटू 6NH3 4Cl, है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा अभी इसका क्या लिखा जाता है, इसका लिखा जाता है बच्चों PtNH3 का 6 और बाहर क्या लिखा जाता है Cl4, ऐसा कंपाउंड इसे लिखा जाएगा। अच्छा तो अच्छा अगर हम बात करें इस पर तो चार्ज ऑन कटायन कितना है, चार्ज ऑन कटायन कितना है +4, चार्ज ऑन कटायन कितना है +4 है। सारी चीजें लिख भी दे रहा हूं। अच्छा यहां पर देखो जो प्राइमरी वैलेंसी की बात है तो वो भी कितना है 4 है प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है, 6 है ना, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना मिला हमको, देखो ये 4 ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा, है ना, तो 5 मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना मिल गया 5 मिल गया, है ना। तो ये क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चलो चार्ट बना देते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारे पास ये क्या बन गया देखो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। ये मॉडर्न फार्मूला है, इसको देखो इसी को ऐसे लिख दिया जाता है मॉडर्न फार्मूला है।
ये क्या है, चार्ज ऑन कटायन है, चार्ज ऑन कटायन है, चार्ज ऑन कटायन है ना। और ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है। ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस देख लो, ठीक है। तो ये मामला बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, है ना। इतनी चीजें हम लोग एक चार्ट बना करके समझ लेते हैं, राइट। एनसीईआरटी में इस तरीके का एक क्वेश्चन भी दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही NH3 को कम करते चलेंगे। तो एक NH3 को कम कर दो बिना विचार किए, तो क्या हो जाएगा, ये PT5NH3 है ना। कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये जो है ऐसे चल रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयन है ना। PT5NH3 इंटू 4Cl, इसको कैसे लिखेंगे, PTN, पहले Cl, एक Cl अब अंदर आ जाएगा, ये Cl अंदर आ गया, ये Cl अगर अंदर आ गया तो फिर NH3 का 5 लिया जाएगा और इसके बाहर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, Cl3। तो इस पर जो चार्ज ऑन कटायन होगा +3 होगा। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो 4 ही रहेगी। क्योंकि ये बात देखो, 3 ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों को कर दे रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को, Cl, ठीक है। अच्छा यहाँ आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखोगे हमेशा ही क्या रहेगा, 6 रहेगा। अब टोटल नंबर ऑफ आयन यहाँ क्या मिलने वाला है, 4। फिर एक NH3 को कम कर दो, तो PT4NH3, फिर कितना, Cl तो 4 ही लग रहा है, यहां से मामला क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, PtCl2NH3 का 4, और ये बाहर क्या लग जाएगा, Cl2। तो टोटल चार्ज ऑन कटायन क्या हो जाएगा, +2। इसी से देखते हैं, इसी का जो नंबर 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2। क्योंकि जब इसे आप डिसोशिएट करवाओगे, जब आप इसे डिसोशिएट करवाओगे तो क्या आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हो। इसको जब आप डिसोशिएट करवाओगे तो क्या बनाएगा, PtNH3, पानी में डालोगे, यहाँ है NH3, PtNH3, यहाँ 6, ये बाहर और +4Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4+। तो देख लो, 4 आयन यहाँ मिला, एक आयन ये है, तो 4+1 यही हो गया 5। और देखो यही जो 4 है चार्ज, तो ये इस पर यही वाला लिखा जा रहा है हमेशा, ठीक है। यहां से अगर ध्यान दो तो प्राइमरी वैलेंसी तो 4 ही रहेगी ना, क्योंकि देखो 2 ये पूरा कर दे रहा है प्राइमरी वैलेंसी में, और 2 ये पूरा कर, तो 2+2 4 हो गया। सेकेंडरी भी वही रहती है हमेशा, 6 ही। टोटल नंबर ऑफ आयन तो 2+1 3 मिलने वाला है। एक NH3 और कम कर दो, PT इंटू 3NH3 4Cl, ये क्या बनाएगा, PtCl3, सबका नाम वाम अब लिख सकते हो, NH3 का थ्राइस, बाहर कितना बचा, एक Cl बचा,
इस पर चार्ज, कैटायन पर चार्ज कितना आएगा, +1। यहाँ प्राइमरी वैलेंसी तो बदलेगी नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी भी नहीं बदलेगी, नंबर ऑफ आयन जरूर कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, PT है ना, एक NH3 और कम करोगे सब अंदर आ जाएगा। एक NH3 जैसे ही कम करोगे सारा Cl अंदर आ जाएगा। PT 2NH3 अभी मामला क्या बन रहा है, ×4Cl, सब कुछ अंदर आ गया। PtCl4 NH3, ये बाहर है ना, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन 0 हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव ही नहीं कर रहा है। ये तीनों क्या है, ये 1 2 3 4, ये चारों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये चारों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी बैलेंस, प्राइमरी बैलेंसी तो 4 ही रहेगी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहेगा। नंबर ऑफ आयन जो आएगा तो 0 आयन, कोई आयन नहीं आएगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो वर्नर साहब ने यहाँ पर एक बात और बता करके चीजों को कंक्लूड कर दिया, है ना। तो वर्नर की थ्योरी में यही बातें हैं। वर्नर साहब ने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के कंपाउंड जनरली प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो लास्ट पॉइंट लिख करके होमवर्क दे देता हूं, है ना। तो ये लास्ट पॉइंट में अब आप देखेंगे कि वर्नर की थ्योरी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की चर्चा नहीं होगी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन की कोई बात नहीं होगी, और ऑप्टिकल बिहेवियर की कोई बात नहीं होगी, है ना। और सारे कंपाउंड के विषय में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं चल रही है, मोस्टली थोड़ी थोड़ी बातें हुई हैं। तो यही सब इनके ड्रॉबैक हो जाते हैं, है ना। अगर कभी पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि राइट द ड्रॉबैक ऑफ वर्नर्स थ्योरी, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्टिकल बिहेवियर, कलर, है ना। कलर में आपने देखा कि थोड़ी सी बात हुई है। तो ऑप्टिकल बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा नहीं हो रही है ना। तो अभी 3 बात मैं समरी में लिख भी दूंगा। चलो तो इसको मिटा दें। चौथी बात इन्होंने, दूसरी बात है ना, दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने ये बात समझ लिया। अगली बात में उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड, ज्यादा कंपाउंड जो प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली ट्रू नहीं है, सारे कंपाउंड प्रेजेंट हैं। स्टार्टिंग का समय रहा होगा तो उनको जो भाई एक्सपेरिमेंट से मिला वो चीजें उन्होंने दिया। तो अगला जो पॉइंट है 3, जनरली, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and coordination number 6 are generally present, are large number, है ना। coordination compounds are generally present, are generally present in nature, है ना।
या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि नंबर सभी देखो ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसके भी कंपाउंड प्रेजेंट हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट, दे आर आल्सो प्रेजेंट, दे आर आल्सो प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इनका नंबर ज्यादा है ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 6 के और 4 के, इनका नंबर ज्यादा है, इनका नंबर क्या है, ज्यादा है। अच्छा, तो यहां पर अगली बात में इन्होंने ये बता दिया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अब देखो 60 में लिख रहा हूं थोड़ा सा, ये मैंने लिखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ज्योमेट्री होगी, एक तो होगी टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री होगी, या दूसरी होगी स्क्वायर प्लेनर, अच्छा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री होगी, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें इन्होंने बताया। और एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है वही होमवर्क है, उसको जरूर नोट्स में करिएगा। वरुण बेटा, आयुष बेटा, सौर बेटा, सभी बच्चे, आर्यन है ना, और जितने भी बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इवन तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, तो आपके लिए होमवर्क है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 आप जरूर नोट्स में शामिल करें। पहले आराम से उस क्वेश्चन को लिखें, एग्जाम्पल को देख देख करके, फिर उसके आंसर को समझें। इन्होंने एक और बात की है बच्चों, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इन्होंने एक शब्द की चर्चा और किया है, उसको हम समझा देते हैं आपको। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, है ना, एक पांचवी बात हम इनकी समझा देते हैं। एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ये एक वर्ड इन्होंने यूज किया है। इसकी मीनिंग क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, वो हम आपको समझाते हैं। इस वर्ड की, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की मीनिंग क्या है। एनसीईआरटी ने लिखा है, बहुत साफ साफ लिखा है इस वर्ड को, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इसकी मीनिंग क्या है, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, है ना। अब 3D अरेंजमेंट क्या क्या पॉसिबल है, 3D अरेंजमेंट पॉसिबल है ऑक्टाहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल,
3D अरेंजमेंट क्या क्या पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर हो या टेट्राहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल या जो है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो 3D अरेंजमेंट यही है। स्ट्रक्चर बना करके भी समझा देते हैं आपको। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, जैसे इसका एग्जांपल है ना, इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बच्चों CONH3 का 6, इसके ऊपर लग जाएगा 3+, और दूसरा एग्जांपल इसी में जो है क्या करूं, NH3 को कम करूं, COClNH3 का 5, इसके ऊपर क्या लग जाएगा +2, और एक कम कर दो COCl2NH3 का क्या 4, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एनसीईआरटी ने इसको लिखा है +1। सभी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर, ये इसका हम क्या बनाने चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसे बनेगा इसका, नॉर्मल सी बात है, कैसे बनेगा, बीच में क्या लगा दो, CO लगा दो, 6NH3 को जोड़ दो फटाका, बिना सोचे विचारे ऐसे ही 6NH3 को जोड़ दो, बिना सोचे विचारे 6NH3 को यहां जोड़ दो। देखो NH3 यहां भी, NH3 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 NH3, ठीक है ना। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे, ये जो है क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऐसे। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, समझ गए, कैसा स्ट्रक्चर है ये, ऑक्टाहेड्रल है, क्या लिखा है, ऑक्टाहेड्रल। इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ये बन गया, इसको जो है ऐसे ही और इसी पर लगा दो +3, इसी पर क्या लगा दो +3, ठीक है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात है तो है ना, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात है तो आओ उसको भी बना लेते हैं। है ना, टेट्राहेड्रल में NiCO4 है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, NiCO4 है, NiCO4, ठीक है, NiCO4 है, PtCl4 2 माइनस है, सॉरी हाँ, PtCl4 2+, PtCl4 है ना, PtCl4, इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनाओ, इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा देखो, यहाँ बनाओ, यहाँ बना दे रहा हूं, इसमें बीच में CO रखो,
बीच में क्या रखो, CO रखो, यहाँ रखो क्या, सॉरी NI रखो। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बोनाइल है। कई बार इसकी नेमिंग हम लोग, ये कार्बन और ऑक्सीजन है इसलिए बराबर लिखना पड़ता है। यहाँ लगाओ, देखो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्या लगाओ, CO 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 CO, है ना। ये कुछ स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, ये ऐसे दिखती है। यहाँ अगर विचार करोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर कई बार बनाया गया है ऐसे। ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। PtCl4 2- का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बना दूं। एग्जाम्पल क्या है, PtCl4 पर क्या लगा दूं, 2-। इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनाओ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनाओ। कैसे बनेगा, स्क्वायर प्लेनर पर तुम जानते हो, सेंटर में लगा दो किसको, PT को। सेंटर में तुम लगा दो किसको, PT को। 4 Cl यहाँ जोड़ दो, Cl 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 Cl, ऐसे इसको मिला दो। ये बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दो, इसके ऊपर -2 लगा दो। ये सारी बातें थी वर्नर की थ्योरी के विषय में, जो हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें और मज़ा आपको तब आ जाएगा जब आप NCERT को बिना विचार किए ओपन कर लीजिए, और क्या करिए, जो उसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है पहले उसको सावधानी से लिखिए समझते हुए, फिर उसका आंसर करिए, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। अगर इसकी लिमिटेशन की बात अगर हम कर दें, मान लीजिए कभी पूछा जाए लिमिटेशन, मान लीजिए, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी लिमिटेशन, तो किसके किसके बारे में नहीं बात कर रहा है, डज नॉट टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे लिख देना, डज नॉट टॉक अबाउट, ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। और क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, डज नॉट टॉक अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डज नॉट टॉक अबाउट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे 2-3 पॉइंट लिख दो। जो आगे की थ्योरीज होंगी उसमें हम इन सब की बात करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट।